तो यार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। एक बार फिर से आपकी नई वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित है। सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों धड़ाधड़ तरीके से चैनल को शेयर कर देंगे और इस वीडियो को क्या करके जाएंगे, लाइक करके जाएंगे। और कल कहने आपको जो वीडियो थी यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड चैप्टर का जो रसायन विज्ञान था, वैद्युत रसायन, मैंने उसका पूरा वीडियो कंप्लीट करके आपकी वीडियो को अपलोड कर दी गई है। अगर आपने देखा नहीं है तो जाकर जरूर देख लीजिए। अब यहाँ पर उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग क्या करिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर एक एक प्रश्नों को पढ़ेंगे। बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चा लोग। सभी लोग क्या कर देंगे, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और जो हमारे बच्चे नए जुड़े हैं चलो थोड़ा सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, और सभी लोग वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिएगा, वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। सभी लोग जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं सभी लोग, ठीक है ना। यहाँ पर कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बात कर रहे हैं और पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है, ठीक है ना। और आपको 95% दिलाने का मेरा वादा है, देख लो वरना पछताओगे। ये सारी वीडियोस आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं और इसी बात पर आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए क्या है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। ऐसा कौन सा पदार्थ इसमें है जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। सोडियम क्लोराइड, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट या नाइट्रिक अम्ल। अगर यहाँ पर अगर इसके आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, इसका आंसर आपका निकल कर आएगा। अगर यहाँ पर देखें तो इसका आंसर आपका आएगा यूरिया। यूरिया जो है यह वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट भी है, सोडियम क्लोराइड Na+Cl- टूटता, नाइट्रिक अम्ल भी आपका टूटता है HNO3, H+ और NO3- में अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है ना। ये यन ठीक है, आपके लिए बहुत ही NH3NO2 आपके लिए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, और आप सभी लोग लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। और आपको हम यहाँ पर पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है। अगर हम किसी, ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी जो हमारा विलियर है उसकी तनुता अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसकी जो विशिष्ट चालकता होगी क्या होगी, बढ़ती है, घटती है या स्थिर रहती है या नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर आंसर की बात करें तो आंसर क्या निकल कर आएगा आपका, स्थिर रहती है। क्या आएगा, स्थिर रहती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन है CuSO4 को एल्यूमिनियम की बोतल में नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है, जो CuSO4 है इसको एल्यूमिनियम की बोतल में क्यों नहीं रखा जाता है, ये आपको बताना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। क्यों नहीं रखा जाता है, आपके लिए 4 ऑप्शन है। कॉपर अपचयित हो जाता है, Cu++ अपचयित हो जाता है, और 2 ऑप्शन और आपके लिए आएंगे। तो जान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन आपका सही क्या होगा, Cu++ अपचयित हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। तो अगला आपका जो ऑप्शन रहेगा उसी प्रश्न का हालांकि आपको आंसर बता दिया गया है, लेकिन उसका अगला ऑप्शन क्या है, एल्यूमिनियम अपचयित हो जाता है, CuSO4 का विघटन हो जाता है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात कितना होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं बहुत मार खाएंगे आप लोग, ठीक है ना, बहुत मार खाएंगे मेरे हाथों से, क्योंकि आप लोग जवाब नहीं देते हो। आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ना जानते हो, आप सोचते नहीं हो कि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनके सवालों का भी जवाब दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न क्या है, जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, 2:1, 8:1, 16:1 या 1:4। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, अगर यहाँ पर हम बात करें जो जल है, जल का हम यहाँ पर अगर
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात की बात करें 2:1 होगा, लेकिन यहाँ पर अगर इसके भारात्मक अनुपात की बात करेंगे तो 8:1 होगा। कितना होगा? 8:1 अनुपात आपको होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छे चालकत्व वाले पदार्थ कौन हैं? अच्छे चालकत्व वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य या उत्प्रेरक की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रबल वैद्युत अपघट्य। क्या हो जाएगा? प्रबल वैद्युत अपघट्य हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप लगातार पढ़ते रहे ना मेरे प्यारे बच्चा लोग, मैं आपसे गारंटी देता हूं आपको 95% दिलाकर ही दम लूंगा, क्योंकि आप जब इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके पास कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपको कितने का जवाब देना है और आपको कितनी अच्छी तरीके से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है ना? तो ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे और सभी लोग इसी बात पर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग मेरे प्यारे बच्चे हैं तो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व भी कर देना है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो संभव नहीं है? ऑप्शन मैं आपको बताता हूं। Cu प्लस AgNO3 ये जब क्रिया करके क्या बनाएगा? CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। CaO प्लस H2 क्रिया करके क्या बनाएगा? Ca प्लस H2O। Cu प्लस H2 ये क्रिया करके क्या बनाएगा? Cu प्लस H2O। Fe प्लस H2SO4 ये क्रिया करके क्या बनाएगा हमारा FeSO4 प्लस H2 बनाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा? Cu प्लस 2AgNO3 CuNO3 का होल ट्वाइस 2Ag ये अभिक्रिया नहीं बनाएगा। ठीक है ना? तो ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताकर जाएंगे मेरे बारे में। चलो, और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अच्छी तरीके से जुड़े रहिएगा और ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। और हाँ, सेकेंड चैप्टर का आपका पूरा वीडियो अपलोड कर दिया गया है और आप लोग उस वीडियो को जब आप पढ़ लेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको अपने से सारा आंसर देते चले जाएंगे। ठीक है ना? जो हमारे बच्चे हैं अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि सर इतना अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं और आप अच्छी तरीके से अगर मेहनत करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है उसके बारे में आपको बताना है। ऐसी कौन सी धातु है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है? तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। ऑप्शन क्या है? Cu, Ag, Al या Pt। तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग? इसका आंसर निकल कर आएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसका आंसर निकल कर आएगा यहां पर एल्यूमिनियम। क्या? एल्यूमिनियम ऑक्सीकृत हो जाती है। क्या हो जाती है? एल्यूमिनियम ऑक्सीकृत हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। आपके सामने कोई भी इलेक्ट्रोड आ गया तो उसका इलेक्ट्रोड विभव किस बात पर निर्भर करता है? जी आपको मैंने पूरा का पूरा मैंने आपको बताया हुआ है चैप्टर नंबर 2 के वीडियो में। जब आपको वहां जाएंगे और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया जाएगा तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। धातु की प्रकृति पर, कि हम किस प्रकार का धातु लगाएंगे उसमें, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, या विलयन के ताप पर। किस पर? विलयन के ताप पर, ये आपको बताना है, या विलयन की मोलरता पर, या नन ऑफ दीस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रोड विभव है नन ऑफ दीस, किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? तो अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ दुर्बल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य या उत्प्रेरक की बात करेंगे
करेंगे तो यहाँ पर अगर 4 ऑप्शन आपको दिया है, पहला ऑप्शन दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दूसरा ऑप्शन प्रबल वैद्युत अपघट्य, तीसरा ऑप्शन वैद्युत अपघट्य, चौथा ऑप्शन उत्प्रेरक की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रबल वैद्युत अपघट्य। क्या हो जाएगा? प्रबल वैद्युत अपघट्य आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सभी लोग इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देंगे और जो मेरे प्यारे बच्चे हैं ना वो चैनल को शेयर कर देंगे और वीडियो में आप प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, सर जी आपने जो बताया बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः प्लस 0.68 वोल्ट कामा प्लस 0.50 वोल्ट और माइनस 2.5 वोल्ट है तो उनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, या सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए, या बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? सी इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन ई। ठीक है ना। ए हो जाएगा तो ये आपके लिए इसका आंसर हो जाएगा, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप सभी लोग याद कर लीजिए, लिख लीजिए। 95% है कि ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाले हैं जो आपको बहुत ही परेशान करने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ पढ़े हुए हैं तो आपको गारंटी देते हैं कि आप कभी फेल नहीं होने वाले हैं। ठीक है ना। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है? हमने आपको अगर चैप्टर पढ़ेंगे, जो बच्चे हमारे चैप्टर पढ़ कर आए होंगे ना वो फटाक से इसका आंसर लिख लेंगे कि सर आपने बताया था वहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी आप उत्तर लिख ले जाएंगे। तो सभी जो मेरे प्यारे बच्चे हैं वो जान रहे हैं कि सर ने पढ़ाया है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। तो विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या होता है? तो किसी चालक के, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कोई चालक है। क्या है? हमारे पास कोई चालक है। चालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। हमारे पास कोई चालक है तो विशिष्ट प्रतिरोध के उस चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही उस चालक की विशिष्ट चालकता या चालकता कहते हैं। क्या केवल चालकता कहते हैं? इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से निरूपित किया जाता है। तो आप हमने बताया था k = 1/ρ। तो ये आपको समझ में आया। जहाँ रो क्या है आप सभी लोग लिख लीजिए। जहाँ रो क्या है मेरे प्यारे बच्चा लोग, सभी लोग लिख लेंगे विशिष्ट चालकता है। क्या है? विशिष्ट चालकता है। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। विशिष्ट चालकता के मात्रक ओम की पावर -1, सेमी की पावर -1, या ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स, या सीमेन सेमी इनवर्स है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। चालकत्व क्या होता है इसको आपको परिभाषित करना है और चालकत्व एवं प्रतिरोध में आपको संबंध भी स्थापित करने हैं। इसका संबंध कैसे स्थापित होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा। सभी लोग एक बार अच्छी तरीके से वीडियो को शेयर कर देंगे। इसी बात पर सभी लोग क्या कर देंगे? वीडियो को शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे? वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है ना। देखिए चलिए इसका आंसर लिखते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद ही महत्वपूर्ण है। किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलयन का, क्या कर रहा है? किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलयन का चालकत्व, जो चालकत्व है उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। ठीक है ना। मतलब क्या है इसका? मान लीजिए कोई हमारा क्या है? विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य जैसे मान लीजिए NaCl हो गया या ठीक है ना। और इसका जो अपघट्य है वो बिलियन सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर है, तो चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसे G से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब चालकत्व G बराबर 1/प्रतिरोध, 1/प्रतिरोध आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये बात आपको याद कर लेनी है। चालकत्व G बराबर क्या हो जाएगा? 1/प्रतिरोध R हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। और थोड़ा चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को पढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे और ये भी बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको तो न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा इसमें, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। अभी देखिए कितने प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। सभी लोग बस क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो आप कहेंगे सर आप ऐसे ही फर्जी पढ़ाकर चले गए, ठीक है ना। तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से समझते रहना है, ठीक है ना। क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर नीला क्यों हो जाता है? किसमें? सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर नीला क्यों हो जाता है? जब सिल्वर नाइट्रेट के घोल में हम क्या कर देंगे, कॉपर की छड़ डाल देंगे तो वह नीला क्यों हो जाता है? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। क्या होगा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी का हमने आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी एक लिखवाई थी जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे तभी, ठीक है ना। तो आप अगर जो भी बच्चे नए हैं ना, अगर वो सेकेंड चैप्टर की वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर एक बार देख कर तब इस वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व, यानी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो प्रत्येक तत्व हैं अपने से नीचे स्थित तत्वों को उनके विलयन से विस्थापित कर सकता है। उसके नीचे जो तत्व हैं उनको नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। श्रेणी में कॉपर का स्थान Ag से ऊपर है। जो श्रेणी है ना, श्रेणी में जो कॉपर का स्थान है Ag से ऊपर है, अतः यहाँ AgNO3 से निम्नलिखित क्रिया देगा। कौन सी क्रिया देगा? Cu+2AgNO3 जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, Cu++2NO3+2Ag यहाँ पर अलग कर देगा। ऐसा क्यों किया इसने? यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से Ag को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। इस प्रकार का विलयन में क्यूप्रिक अम्ल, क्या क्यूप्रिक अम्ल Cu+ विद्यमान होने से विलयन का रंग नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलयन का रंग क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके लिए क्या है, किसी सेल के वैद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है कि किसी सेल के वैद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती। ध्यान दीजिएगा, ये किसी सेल के वैद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करिएगा। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, देखिएगा आप टॉप कर जाएंगे यहाँ पर एग्जाम में, ठीक है ना। किसी सेल के वैद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों, क्या कर रहा है, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर, क्या वह अंतर जब सेल से परिपथ में, क्या जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है तो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जब सेल से कोई धारा नहीं बहेगी उस समय सारी धाराएं उसकी स्थिर हो जाएंगी, तब उस समय जो सेल का विद्युत वाहक बल होगा, उस समय जो धारा नहीं बहती उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल कहेंगे। इस बात को याद कर लीजिए, इस जज्बात को याद कर लीजिए। अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ कर जाएंगे तो आप टॉप कर जाएंगे, ठीक है ना, आप टॉप कर जाएंगे। क्योंकि एक नंबर ही हमें टॉपर बनाता है, एक नंबर ही हमें लूज़र बनाता है। आपसे कोई बच्चा एक नंबर आगे पा गया तो आप सेकंड पोजीशन पे आ जाएंगे। अगर उससे भी एक नंबर आप कम पाया तो जो आपसे आगे पाएगा वो आपका सेकंड पोजीशन आपकी ले लेगा। आपको हम टॉप पर रख रहे हैं, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं ना वो हमेशा टॉप करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP वाला क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा और इस बात को नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। किसका? फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। तो चलिए फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इस नियम के अनुसार देखिए क्या होगा, विद्युत अपघट की प्रक्रिया में क्या
विद्युत अपघट्ट की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर क्या कर रहा है, मान लीजिए अगर किसी कहीं पर विद्युत अपघट्ट की प्रक्रिया में अपघटन की क्रिया हो रही है कहीं पर, तो किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा इलेक्ट्रिक पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में, किसमें, द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा, क्या, प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा, और ध्यान दीजिएगा और क्या कह रहा है, के समानुपाती होती है। क्या होती है, मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम पढ़िए। फर्स्ट नियम हमने आपको बताया, अब चलिए द्वितीय नियम को पढ़ते हैं और सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लोग इतना प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं ना, मैं क्या कहूँ, आप लोग समझिए ना, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, सेकंड चैप्टर। आप चाहें तो एकदम बेस्ट आपके लिए नोट्स मैंने प्रोवाइड की है। ऐसी नोट्स आपको कहीं मिलेगी नहीं जैसी नोट्स मैंने आपको बना करके वहाँ पर प्रोवाइड की है, क्योंकि आप जाएंगे वहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर हमारे लिए कितनी मेहनत किए हैं। ठीक है ना। फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम आपको लिखना है। तो इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। क्या कह रहा है, अब फिर से मैं आपको बताता हूं। इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के, मान लीजिए श्रेणी क्रम में हमारे अलग अलग प्रकार के विद्युत अपघट्य जुड़े हुए हैं तो विलयनों में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्या होगी, उसमें समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, तुल्यांक भारों के समानुपाती होते हैं। अर्थात W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 व W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 कामा W1 अपान E1 बराबर W2 अपान E2 बराबर W3 अपान E3 आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद महत्वपूर्ण है। विद्युत अपघटन की क्रियाविधि उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। जो विद्युत अपघटन की क्रियाविधि है उपयुक्त उदाहरण सहित आपको समझाना है कि विद्युत अपघटन की क्रियाविधि क्या होती है, इस उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। ठीक है ना। चलिए, किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है ना। मान लीजिए कोई हमारे पास विद्युत अपघट्य है, जैसे NaCl हो गया, HNO3 हो गया। अगर इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, अगर इसमें क्या हो रहा है, Na+ और Cl- में टूट रहा है तो इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन कहेंगे। उदाहरण तौर पर देखेंगे, जैसे गलित सोडियम क्लोराइड क्या है, NaCl। मुस्कुराइए, हमें पता चल गया NaCl है। क्या है, NaCl। गलित सोडियम NaCl क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम और क्लोरीन में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है, सोडियम और क्लोरीन में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। जैसे NaCl को अगर हम विद्युत अपघटन करेंगे तो 2Na+ और Cl- में टूटेगा या Cl2 में टूटेगा। तो यहाँ पर गलित सोडियम किस में टूटा, सोडियम और क्लोरीन में टूटा। किस में टूटा, सोडियम और क्लोरीन में टूटा। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। जो हमारे प्यारे बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हम दावा करते हैं कि अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। चलिए थोड़ा और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोलराउस का नियम क्या है। कोलराउस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने नियम दिया था। वो नियम क्या था, उस नियम के बारे में आपको बताना है कि वह कौन सा नियम था। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं और अपने प्यारे बच्चों को थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन देखिए, कोलराउस का नियम क्या है। तो क्या होगा, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता,
मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, विद्युत अपघट्य है, उसकी अनंत अनुता पर जो चालकता है इसके धन आयनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या होती है? मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यदि प्रत्येक चालकता पद को, ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो बात मैं बोल रहा हूँ उस बात को ध्यान दीजिएगा, मेरे जज्बात को ध्यान दीजिएगा कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के अनंत अनुता पर जो चालकता होती है इसके धन आयनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे लैम्डा इनफाइनाइट बराबर लैम्डा इनफाइनाइट MHCl बराबर लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस आपके लिए हो जाएगा। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग की बात करेंगे। इसका अनुप्रयोग कहाँ होगा? अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में। क्या करने में? अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना और दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना करना। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना करना। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। वैद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा संक्षेप में समझाइए। किसको? वैद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा संक्षेप में समझाना है आपको। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। विद्युत अपघटन द्वारा क्या? विद्युत अपघटन द्वारा कम सक्रिय धातु की कलई अधिक सक्रिय धातु पर चढ़ाई जाती है। क्या किया जाता है इसमें? विद्युत अपघटन द्वारा कम सक्रिय धातु की कलई अधिक सक्रिय धातु पर चढ़ाई जाती है। विद्युत लेपन के द्वारा ये आपके लिए होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और इसी में देखिए ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रोडों पर क्या होता है? मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होते हैं, ये आपको बताना है। इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं और धातुओं की होने वाली अवांछनीय संक्षारण क्रिया को विद्युत लेपन द्वारा रोका जा सकता है। किसके द्वारा रोका जा सकता है? अभी आप रुके रहेंगे, आपके लिए न्यूमेरिकल भी आने वाले हैं। न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे आने वाले हैं और इतने प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल आने वाले हैं, आप कहेंगे सर वाह, पढ़ करके क्या आ गया, मजा आ गया, मुझे पढ़ करके मुझे तो मजा आ गया, आप ऐसा ही कहेंगे। ठीक है ना। तो लोहे की चादर पर जिंक या टिन का लेप किया जाता है क्योंकि जिंक या टिन की सक्रियता लोहे से कम होती है। क्या होती है? लोहे से कम होती है। ठीक है ना। इस प्रश्न को आपको लिखना है। अब चलिए मैं अब आपको न्यूमेरिकल वाले सेक्शन की ओर ले चलता हूं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। अभी आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी बताना है इसी वीडियो में, तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे, तभी मैं आपको थोड़ा समझा पाऊंगा, तभी मैं आपको थोड़ा बता पाऊंगा। चलिए न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल देखिए आपके सामने न्यूमेरिकल भी आ गए। न्यूमेरिकल में देखिए क्या है, CuSO4 विलयन को, किसको? CuSO4 के विलयन को 2 एम्पीयर की धारा से 450 सेकेंड तक विद्युत अपघटित किया जाता है। तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। हमारे पास क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास कर रहा है एक विद्युत अपघट्य है, पदार्थ क्या है? विद्युत अपघट्य है। इसमें एक तरफ एनोड लगा हुआ है, एक तरफ कैथोड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक तरफ एनोड लगा हुआ है और एक तरफ कैथोड लगा हुआ है। एनोड को प्लस से और कैथोड को माइनस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो एक तरफ एनोड लगा हुआ है, एक तरफ कैथोड लगा हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें हमने 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की। यहाँ से मैंने 2 एम्पीयर की धारा को प्रवाहित कर दिया। ठीक, और वो धारा कितने समय तक प्रवाहित की? मैंने 450 सेकेंड तक मैंने प्रवाहित की। कहाँ तक? 450 सेकेंड तक प्रवाहित किया। तो कैथोड पर, ये जो हमारा कैथोड पर, इस पर जो कॉपर की मात्रा इकट्ठित हुई है वह कितनी मात्रा इकट्ठित है, तो ये आपको बताना है, कॉपर की मात्रा को बताना है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है और हम क्या बताने वाले हैं। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कैथोड पर जो अभिक्रिया होगी, आप सभी लोग बताएंगे जो कैथोड पर अभिक्रिया होगी वह क्या होगी? क्या होगी? कैथोड पर जो अभिक्रिया होगी वह क्या होगी? चलिए अच्छी तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कैथोड पर अभिक्रिया, क्या लिखेंगे? कैथोड पर
अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, कैथोड पर अभिक्रिया की बात करेंगे और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, तो ये कैथोड पर जो अभिक्रिया होती है ना, यहाँ से एनोड से क्या निकलता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कापर के, और यहाँ पर आकर क्या बन जाते हैं, कापर में तब्दील हो जाते हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर Cu डबल प्लस। हम आपको ध्यान समझाते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एक, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने कापर की क्षण लिया है, आप जानते हैं कापर की क्षण लिया, और CuSO4 का हमारे पास विलयन है। तो इसमें क्या होगा, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Cu प्लस की डबल बहुत सारी मात्राएं क्या होगी, इस विलयन में घुल जाएंगी, और SO4 माइनस की और जो मात्राएं हैं यहाँ पर घुल जाएंगी। अब ये क्या करेगा, जो प्लस वाला है माइनस की ओर जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा, इस कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और Cu में बदल जाएगा और इसकी मात्रा एकत्रित होती रहेगी। तो यहाँ पर क्या सी क्रिया हो रही है, Cu डबल प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और किस में बदल जाएगा, Cu में बदल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ सर मुझे समझ में आ गई। अब देखिए दिया क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दिया क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दिया है I बराबर 2.0 एम्पियर, क्या I बराबर 2.0 एम्पियर और T बराबर 450 सेकेंड, क्या 450 सेकेंड, ठीक है ना। तो फैराडे नियतांक क्या होता है, आप सभी लोग बताएंगे। जो फैराडे नियतांक होता है, मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, जो बच्चे हमारे चैप्टर्स पढ़े होंगे वो जानते होंगे। यह बराबर क्या होता है, 96,500, ठीक है ना, कूलाम होता है। क्या होता है, 96,500 कूलाम होता है। तो इतनी बात आपको कोई दिक्कत, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जी सर मुझे इसमें कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई जितना आपने मुझे बताया। हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कापर का इलेक्ट्रोड लेंगे और उसमें कापर की क्या करेंगे, क्षण को डुबोएंगे, वो किसमें, CuSO4 के विलयन में, कापर सल्फेट के विलयन में, ठीक है ना। और इसमें हम क्या करेंगे, 450 सेकंड तक क्या करेंगे, धारा को प्रवाहित करेंगे। अब धारा को प्रवाहित करेंगे, वो भी कितनी धारा प्रवाहित करेंगे, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे। अब देखिए जो कापर का, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक फार्मूला मालूम होता है, Q बराबर क्या होता है, IT, ठीक। Q बराबर IT होता है आवेश बराबर धारा इंटू समय। किसी चालक में अगर आवेश निकालना है आपको तो उसमें धारा और समय का गुणा कर दीजिए, उस चालक में कितनी बह रही है वो आपको पता चल जाएगा। तो धारा हमारी कितनी है, 2 एम्पियर है, और समय हमारा कितना है, 450 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 900 कूलाम हमारे पास क्या आ जाएगी, जो धारा आ जाएगी ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आया कि हमारे पास जो धारा आई कितनी आई, ध्यान दीजिएगा 900 कूलाम आ गई, ठीक है ना। कितना आ गई, 900 कूलाम आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो फार्मूला है, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, Q बराबर IT, ठीक है ना, बहुत बार पढ़ा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, ठीक है ना, भार बटे आपके लिए होता है, ठीक है ना, उसका जो अणुभार हो जाएगी, अणुओं की संख्या जो हो जाएगी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका भार क्या हो जाएगा, यानी कापर का तुल्यांकी भार, ठीक, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 63/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 31.5 ग्राम तुल्यांक, कितना हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक की पावर -1, ठीक। ये आपके लिए हो जाएगा तुल्यांकी भार, ठीक है ना। तो आपके लिए तुल्यांकी भार हो जाएगा। अब कैथोड पर निक्षेपित कापर का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कैथोड पर निक्षेपित कापर का द्रव्यमान, क्या, कापर का द्रव्यमान, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा कापर का द्रव्यमान, E × Q
अपान एफ, क्या हो जाएगा E इंटू क्यू अपान एफ, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से 31.5 इंटू 900 बटे 96,500, क्या हो जाएगा 96,500 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.293 ग्राम आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.293 ग्राम आपका हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आया। तो कैथोड पर जो हमारी निक्षेपित कॉपर की मात्रा है कितनी आएगी 0.293 ग्राम आपका आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस आगे चल के हम आपको जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है ना उनको भी बताएंगे कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना। और आपको ढूंढ करके अपने टीचर से या कहीं से मैंने आपको जो थ्योरी बताई ना वहाँ से उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है मेरे प्यारे बच्चा लोग। एक सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है 2Fe+3 एक्वा अवक्षेप आपको मिलेगा एक तरीके से 2I- ये भी आपका अवक्षेप मिलेगा 2Fe2 प्लस I2 आपका सॉलिड मिलेगा। इस सेल का 298 के पर ताप पर E0 सेल बराबर 0.236 वोल्ट है। तो सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। क्या करना है मानक गिब्स ऊर्जा की आपको गणना करना है। तो ठीक है इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही प्यार से बहुत ही मोहब्बत से। ठीक है ना। कि अभिक्रिया आपको क्या दे रखी है, ये आपके लिए अभिक्रिया है। ठीक है ना, ये आपके लिए अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया आपके लिए दे रखी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2Fe3 प्लस ये आपका AQ है और प्लस 2I-, ठीक ये आपका AQ है। ये क्रिया करे क्या बनाएगा 2Fe प्लस बनाएगा, ये आपका AQ है प्लस I2 क्या बनाएगा सॉलिड बनाएगा। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो ये आपको अभिक्रिया दे रखी है। तो यहाँ पर और क्या दे रखे, इसका आपका दे रखा है E0 सेल दे रखा है। क्या दे रखा है E0 सेल दे रखा है। कितना दे रखा है 0.236 वोल्ट दे रखा है। तो मानक गिब्स ऊर्जा आपको निकालनी है। क्या निकालनी है मानक गिब्स ऊर्जा आपको निकालनी है। क्या निकालनी है मानक गिब्स ऊर्जा आपको निकालनी है। डेल्टा G बराबर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा सॉरी स्टूडेंट -n E0 सेल क्या हो जाएगा E0 सेल इंटू F। ठीक है ना। अब देखिए इस अभिक्रिया में जो आंतरिक अभिक्रिया होगी, जो आंतरिक अभिक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अभिक्रिया का अर्ध अभिक्रियाएं, यानी अभिक्रिया की अर्ध सेल अभिक्रिया जो होती है। यानी अब इस अभिक्रिया की जो अर्ध अभिक्रिया होगी, ठीक है ना, इस अभिक्रिया की या इस अभिक्रिया में अर्ध सेल अभिक्रिया, क्या अर्ध सेल अभिक्रिया या अभिक्रियाएं। ठीक है ना। तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं होंगी, पहली अभिक्रिया आपके लिए क्या होगी 2I- ठीक AQ क्रिया करे क्या बनाएगा I2 यस बनाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगा। ठीक है ना। अब इसी तरीके सेकेंड अभिक्रिया आपकी क्या होगी 2Fe+3 बनाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक अभिक्रिया एक हो जाएगी, बनाएगा क्या हमारा यहाँ पर सॉलिड बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब 2Fe+ है, एक अभिक्रिया ये है, बनाएगा क्या ये क्या बनाएगा, ये AQ है अवक्षेप है प्लस ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और बनाएगा क्या 2Fe+2 बनाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा AQ हो जाएगा। ठीक। अब देखिए इस आधार पर देखिए क्या हमें निष्कर्ष निकलता है। इस आधार पर क्या निष्कर्ष निकलेगा, इस आधार पर देखिए क्या होगा, इस आधार पर ठीक इस आधार पर क्या होगा n बराबर 2 हो जाएगा और F बराबर क्या हो जाएगा 96,500 क्या हो जाएगा 96,500 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, जिसे आप क्या कहते हैं फैराडे नियतांक कहते हैं। F बराबर 96,500 कूलाम। इसलिए मान रखने पर देखिए क्या हो जाएगा डेल्टा G0 बराबर क्या हो जाएगा
-2 इंटू ये आपका फार्मूला है इनर्ट सेल कितना आया है इसके बारे में आप लिखेंगे। इनर्ट सेल हमें दे रखा है 0.236 ठीक वोल्ट, और यफ का मान देखिए कितना है 96,500 इंटू में आएगा ये। जब इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चा लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 ठीक 548 ठीक 45,548 जूल क्या जाएगा जूल। अब इसको आप किलो जूल में बदलेंगे कितना हो जाएगा -4.5 क्या हो जाएगा -45 क्या हो जाएगा 55 क्या हो जाएगा किलो जूल क्या हो जाएगा किलो जूल ठीक है ना। डेल्टा जी 0 तो ये आपके लिए हो जाएगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब चलिए कुछ आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आएंगे, तो उसको आपको पढ़ना है, उसको आपको पढ़ना भी है, लिखना भी है और समझना भी है। तो पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे और इसको ढूंढ करके सॉल्व करेंगे। निकाय क्या लिखेंगे निकाय Mg+2 क्या Mg2+ या Mg ठीक का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे, किस प्रकार ज्ञात करेंगे ठीक है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो किसी विलयन की, क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग लिखिएंगे किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्या तनुता के साथ क्यों घटती है क्या क्यों घटती है, ये आपको बताना है। तो दो क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप सबका वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।